Hello students, now comes the harvesting part after irrigation. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. ये आपका कीवर्ड है कि जब फसल पक के तैयार हो जाती है उसको कटाई करने के तरीके को कटाई करने को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें 3 से 4 महीने लगते हैं किसी फसल को पक के तैयार होने में, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने में। हार्वेस्टिंग करने के लिए एक तो मैनुअली तरीका जो आपको सिकल दिखाई दे रही है, मतलब दराती से कटाई करते हैं। दूसरा तरीका है कंबाइन। ये दोनों काम एक साथ कर सकती है, कटाई मतलब हार्वेस्टिंग भी कर सकती है और थ्रेशिंग भी कर सकती है। थ्रेशिंग का मतलब है सीड्स, द सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम चॉफ इज नोन एज थ्रेशिंग। ये आपका एक और नेक्स्ट कीवर्ड है। द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चॉफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मतलब उस अनाज को जो है भूसे से, चारे से अलग करने की प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कंबाइन जो मशीन आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये दोनों काम एक साथ कर सकती है। ये हार्वेस्टिंग भी कर सकती है और थ्रेशिंग भी कर सकती है। ठीक है, ये जो फिगर 1.9 में आपको विनोइंग मशीन दिख रही है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। आज से 50 साल पहले इसको यूज़ करते थे, अभी इसको यूज़ नहीं करते हैं थ्रेशिंग के लिए। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चॉप बाई विनोइंग। हाँ, लेकिन विनोइंग प्रोसेस जो है उसको आज भी हम घरों में यूज़ करते हैं गेहूं से भूसे को अलग करने के लिए। आपने घर पे देखा होगा कि मम्मी जब गेहूं साफ़ करी होती है तो उसको पंखे के आगे साफ़ करती है। तो ये एक तरीके से जो विनोइंग मशीन है ये पंखा ही है। ये बहुत तेज़ हवा देता है, इसके आगे जो जब गेहूं को डालते हैं तो उसका भूसा अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाते हैं। दैट इज़ विनोइंग। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब इंडिया में जो है जब फसल कटाई होती है तो 3-4 महीने की मेहनत के बाद जब आदमी को खुशी मिलती है कि उसकी फसल कट के घर पे आने वाली है, तो वो त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे पंजाब में पोंगल, बैसाखी, पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट जो है होली मनाते हैं। और अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब फसल कट के तैयार होती है, पकती है, तो दिवाली मनाते हैं। और साउथ में जो है नवन्या और बिहू नाम से त्यौहार मनाए जाते हैं फसल कटाई के टाइम पे। अब जब फसल पक के तैयार होगी, हमने उसको काट लिया है, तब बात आती है उसको स्टोर करने की। स्टोरेज इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट टास्क। तो अगर उनको लंबे टाइम तक हमें स्टोर के रखना है करके रखना है तो फिर उनको अनाज को हमें सेफ भी रखना होगा, मॉइस्चर से भी, इंसेक्ट से, चूहों से और छोटे छोटे बहुत सारे दूसरे कीड़े मकोड़ों से उसको बचाना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं वो थोड़े से नमी होती है उनके अंदर, पहले उनको स्टोर करने से पहले उनको थोड़ा सा सुखाने की ज़रूरत है। सुखाने के बाद ही उनको हम अपने स्टोरेज टैंक में डालें। ठीक है, स्टोरेज टैंक में डालने के लिए अब जो फार्मर्स हैं वो जो छोटे लेवल पे जो स्टोर करते हैं, जो घरों में स्टोर करते हैं, वो या तो जूट बैग मतलब बोरियों में बंद करके रखते हैं, या फिर मेटल की छोटी छोटी टंकियों में उनको भर के रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब बड़े स्केल पे अनाज को स्टोर किया जाता है तो वो साइलो और ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं। साइलो का मतलब होता है जो ये आपको फिगर दिख रही है, फिगर 1.10A, ये जो बड़ी बड़ी आपको टंकियां दिख रही है रेड कलर की, ये सारी बड़ी बड़ी टंकियां हैं। जैसे अपने घरों में ये टंकी होती है ना, गेहूं की टंकी होती है, इससे कई गुना बड़ी होती हैं। जैसे अपने कहीं पे पानी की टंकी देखी होगी गांव में, डिग्गी पे पानी की टंकी देखी होगी, तो इतने बड़े बड़े साइज़ की ये टंकियां होती हैं, इनमें अनाज को स्टोर किया जा सकता है। या फिर ग्रेनरीज, जैसे आपको फिगर ये नीचे वाली फिगर दिख रही है, मतलब गोडाउन, गोडाउन में बोरियों में भर के अनाज को रखा जाता है, जिसे ग्रेनरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो पहेली कह रही कि उसने अपनी मम्मी को देखा है कि उसकी मम्मी जो है गेहूँ स्टोर करते टाइम उसमें नीम की टहनियाँ डाल देती है। ठीक है, तो नीम जो है उसका नेचर जो थोड़ा सा कड़वा होता है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम आते हैं, गेहूँ जो है बच जाता है बैक्टीरिया और फंगस से। सेम इसी तरीके से ग्रेनरीज में जो है हम नीम की टहनियाँ यूज़ नहीं करते, लेकिन केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि वहाँ पे चूहे नहीं आते हैं और जो हमारा जो अनाज है, जो ग्रेन्स है, वो प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, अब फूड फ्रॉम एनिमल्स, इस आप टेबल में देखो कि जो मिल्क है वो हमें मिलता है काऊ, बफेलो, गोट और कैमल, इनसे। जैसे अगर हमें और बाकी टेबल अगर फिल करनी हो तो चिकन हमें मिलता है हैन से, फिश से। ठीक है, एग हमें मिलते हैं हैन, डक, इनसे हमें अंडे मिल जाते हैं। ठीक है, मीट हमें मिलता है पिग से, गोट से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो खाने की चीज़ें हैं प्लांट से मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एनिमल से भी मिलती हैं। तो आदमी जो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्लांट पे भी एज वेल एज एनिमल्स पे भी डिपेंड करता है ह्यूमन, अपने खाने के लिए।
ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी होती है, सोइंग करनी होती है, एडिंग मैन्योर करना होता है, इरिगेशन करनी होती है, हार्वेस्टिंग करनी है, स्टोरेज करना है। तो बहुत सारी प्रोसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन में और मैनेजमेंट में। ठीक है। और आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो एक कीवर्ड रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने घर पे पशुओं को पालते हैं और उनसे दूध, मीट या फिर ऊन प्राप्त करते हैं, ऊन लेते हैं, व्हेन वी गेट मिल्क और मीट फ्रॉम द एनिमल्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेयरिंग। ठीक है। जब हम रेयरिंग को बड़े स्केल पे करते हैं, लार्ज स्केल पे जब हम करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को पालते हैं, तब उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। When this is done on a large scale it is called animal husbandry। ये भी आपका कीवर्ड है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट बच्चों। ठीक है। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।